मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ्यपुस्तक एनसीईआरटी की, उसका पाठ है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन से किसे कहते हैं? जनसंख्या को आयु, लिंग, निवास स्थान, व्यावसायिक संरचना के आधार पर पृथक किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या को जीवन प्रत्याशा, शिक्षा के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। लिंग संगठन स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। कुछ देशों में लिंगानुपात 1000 पुरुषों के सापेक्ष स्त्रियों की संख्या के रूप में परिकलित किया जाता है, जबकि कुछ देशों में इसे 1000 स्त्रियों के सापेक्ष पुरुषों की संख्या के रूप में भी परिकलित किया जाता है। यह परिकलन निम्न सूत्र के आधार पर किया जाता है। लिंगानुपात बराबर पुरुष जनसंख्या में स्त्री जनसंख्या से भाग देते हैं, उसको 1000 से गुणा किया जाता है, अर्थात 1000 स्त्रियों के सापेक्ष पुरुषों की संख्या। भारत में इसे निम्न सूत्र से परिकलित किया जाता है। लिंगानुपात बराबर स्त्री जनसंख्या बट्टे पुरुष जनसंख्या गुणा 1000, अर्थात 1000 पुरुषों के सापेक्ष स्त्रियों की संख्या। जिन देशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है, वहाँ लिंगानुपात स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या तथा स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा प्रचलित है। जनसंख्या में अधिक स्त्रियों के होने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि वहाँ स्त्रियों का स्तर बेहतर हो। यह भी हो सकता है कि पुरुष रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर गए हों। लिंगानुपात अगर अधिक भी है तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छी स्थिति स्त्रियों की हो। विश्व की जनसंख्या का औसत प्रति 1000 पुरुषों पर 990 है लिंगानुपात। विश्व में जहां प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में लेटविया में 1197 स्त्रियां हैं, जबकि संयुक्त अरब अमीरात में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या 468 है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल है, जबकि 72 देशों में स्त्रियों के प्रतिकूल है। एशिया में चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान में लिंगानुपात और भी निम्न है। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संगठन का यह एक महत्वपूर्ण सूचक है। इसके द्वारा हमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मिलती जनसंख्या के बारे में। कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं? कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 आयु वर्ग के मध्य के लोगों की जनसंख्या का एक बड़ा भाग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति वृद्ध जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। आयु संरचना के द्वारा हमें पता चलता है कि किसी देश में कितने प्रतिशत व्यक्ति किस उम्र के हैं, और इसके आधार पर हम उस अर्थव्यवस्था या उस देश के लिए नीतियाँ निर्धारित करते हैं। हमें पता चलेगा कि किस आयु वर्ग में कितने व्यक्ति हैं। अगर युवावस्था के लोग अधिक होंगे तो उन्हें हमें रोज़गार देने की ज़रूरत होगी। अगर वृद्ध जनसंख्या अधिक होगी तो हमें उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने की ज़रूरत अधिक होगी। तो सरकार की नीतियाँ इसी आयु संरचना के आधार पर भी निर्धारित की जा सकती हैं। आयु लिंग पिरामिड जनसंख्या की आयु लिंग संरचना से अभिप्राय विभिन्न आयु वर्ग में स्त्री और पुरुषों की संख्या से है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। आयु लिंग पिरामिड को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: विस्तारित जनसंख्या पिरामिड, स्थिर जनसंख्या पिरामिड और ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। विस्तारित जनसंख्या पिरामिड अल्पविकसित देशों का आयु पिरामिड विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस पिरामिड के देशों में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्ग में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। अगर इस पिरामिड के नीचे की तरफ देखें तो जनसंख्या का आकार अधिक है, और ज्यों-ज्यों ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं अधिक उम्र की तरफ, तो जनसंख्या का आकार घटता जा रहा है।
जैसे बांग्लादेश, नाइजीरिया या मैक्सिको का आयु पिरामिड इसी तरह का पिरामिड है जिसमें विस्तारित जनसंख्या हो रही है। स्थिर जनसंख्या, स्थिर होती जनसंख्या का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है, जैसा आपको सामने चित्र में दिखाई दे रहा है। यह शीर्ष की ओर शुंडाकार होता जाता है। इस पिरामिड के देशों में जन्म और मृत्यु दर लगभग समान होती है। अधिक जन्म दर भी कम होने लगती है और मृत्यु दर भी कम होने लगती है, जिससे जनसंख्या स्थिर हो जाती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का आयु पिरामिड। तीसरा है ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। इस पिरामिड का आधार संकीर्ण और शीर्ष अंडाकार होता है। इसमें निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि शून्य या ऋणात्मक होती है, जैसे जापान का जनसंख्या पिरामिड। सामने चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह का ये पिरामिड है। यह ह्रासमान जनसंख्या को प्रदर्शित करने वाला पिरामिड है। ग्रामीण नगरीय संगठन। ग्रामीण नगरीय संगठन जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय में विभाजन है। यह निवास स्थान के आधार पर किया जाता है कि गांव में कितनी जनसंख्या निवास करती है और नगरों में कितनी जनसंख्या निवास करती है। इस आधार पर जो विभाजन होता है उसे ग्रामीण नगरीय संगठन के अंतर्गत रखा जाता है। इस विभाजन के आधार पर ग्रामीण और नगरीय जीवन में सामाजिक दशा, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र के जीवन में और नगरीय जीवन में जो सामाजिक दशा है और उसकी जो आजीविका है उसमें अंतर होता है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग प्राथमिक क्रिया में संलग्न होते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोग प्राथमिक कार्यकलापों में संलग्न रहते हैं। गांव के लोग अधिक कृषि, मत्स्य, पशुपालन इस प्रकार के कार्य करते हैं जो प्राथमिक क्रियाकलापों में आते हैं, जबकि नगरों में रहने वाले लोग द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम इस प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। निम्न चित्र ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन को दर्शाता है। एक डायग्राम दिया गया है जिसमें ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन को दर्शाया गया है। कनाडा, पश्चिमी देश फिनलैंड ग्रामीण क्षेत्र में कम स्त्रियां, जबकि नगरीय क्षेत्र में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। अगर आप इस चित्र को देखेंगे तो कनाडा में या फिनलैंड में आपको स्त्रियां गांव में कम दिखेंगी, नगरों में अधिक दिखाई देंगी। जबकि जिम्बाब्वे और नेपाल में, जो ये कम विकसित देश हैं, इनमें जो विकासशील देश हैं, यहाँ क्या है, नगरीय क्षेत्रों में पुरुषों की अधिकता होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अधिकता होती है, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में लोग कार्यकलाप के लिए, काम करने के लिए, रोजगार के लिए चले जाते हैं, तो गांव में स्त्रियां रह जाती हैं, जबकि पुरुष नगरों में रोजगार के लिए चले जाते हैं, तो वहाँ नगर में पुरुषों की अधिकता हो जाती है और ग्रामीण क्षेत्र में चूँकि पुरुष चले गए वहाँ से, तो स्त्रियों की अधिकता हो जाती है। यूरोप और अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात महिलाओं के अनुकूल है। इसके विपरीत यूरोप के देशों में देखेंगे, अमेरिका जैसे देशों में देखेंगे, वहाँ लिंगानुपात नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं के अनुकूल है। वहाँ महिलाएं अधिक नौकरी और सेवा क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, इसलिए उनकी संख्या नगरों में अधिक है, इसलिए लिंगानुपात जो है महिलाओं के अनुकूल है। और जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि वहाँ पर की जाती है वो पूर्ण रूप से मशीनीकृत है और लगभग पुरुष प्रधान है। अधिकांश पुरुष कृषि कार्य करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, इसलिए वहाँ लिंगानुपात पुरुषों के अनुकूल है विकसित समाज में। जबकि एशिया के देशों में क्या है, नगरीय क्षेत्र में पुरुष प्रधान प्रवास के कारण अधिकांश पुरुष जो है प्रवास कर गए हैं नगरों में, इसलिए लिंगानुपात नगरों में पुरुषों के अनुकूल है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों के अनुकूल है। साक्षरता कहते किसे हैं? साक्षर से तात्पर्य उस जनसंख्या से है जो कि 7 वर्ष से अधिक आयु की हो और पढ़ लिख सकती हो तथा जिसमें समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन करने की योग्यता हो। ऐसी जनसंख्या, ऐसे लोग, ऐसे नागरिक जो कि 7 वर्ष से ज़्यादा आयु के हों, जिनको पढ़ना लिखना आता हो और जिनमें समझ के साथ मतलब जो समझ सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसा अंकगणितीय परिकलन कर सकते हो। अंकगणितीय परिकलन माने जो गणित के सामान्य जो गुणा भाग जोड़ घटाओ इस प्रकार की जो योग्यता हैं वो उसमें हों 7 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति में, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो साक्षर है। किसी देश में साक्षर जनसंख्या अनुपात उस देश के सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है।
अगर हम किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास को देखें, साक्षरता को देखें, तो हमें उसके सामाजिक आर्थिक विकास का ज्ञान होता है, क्योंकि इससे समाज का रहन सहन, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता और सरकार की नीतियों का पता चलता है। इसी के द्वारा हमें सरकार की विभिन्न योजनाओं का, समाज में शैक्षिक स्थिति का, महिलाओं की सामाजिक स्थिति का, विभिन्न प्रकार की स्थितियों का ज्ञान होता है। व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना, कार्यशील जनसंख्या। पहले कार्यशील जनसंख्या कहते किसे हैं? ऐसी जनसंख्या या ऐसी जनता जो 15 से 59 वर्ष की हो, जो विभिन्न आर्थिक क्रियाकलाप में भाग लेती हो, उसे हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कुल मिला के जो कार्य करते हैं, जो किसी समाज में कार्य करने वाले लोग हैं। कौन से लोग? जिनकी उम्र 15 साल से कम अधिक हो और 59 वर्ष से अधिक न हो, क्योंकि 59 वर्ष से अधिक आयु की जो जनसंख्या है या जो लोग हैं, उन्हें वृद्ध जनसंख्या में वर्गीकृत किया जाता है। तो ऐसी जनसंख्या जो 15 वर्ष से 59 साल के बीच की हो, उसे हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। कार्यशील जनसंख्या आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर व्यावसायिक संरचना का वर्गीकरण किया गया है। जो व्यावसायिक संरचना है उसका जो वर्गीकरण किया गया है आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर किया गया। आर्थिक क्रियाकलाप माने जो काम अर्थ के उपार्जन के लिए करते हैं। तो इसमें जो प्राथमिक क्रिया, इन क्रियाओं को, आर्थिक क्रियाओं को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थक क्रियाएं। कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन, ये वो सब क्रियाकलाप जिसमें व्यक्ति प्रकृति के साथ जुड़कर उत्पादन करता है, वो प्राथमिक क्रियाओं में शामिल की गई हैं। विनिर्माण, ये विनिर्माण जो है, जो प्राथमिक क्रियाओं के द्वारा उत्पादन होता है, उसका रूप बदलने के बाद या निर्माण संबंधी जो भी कार्य होते हैं, वो द्वितीय क्रियाकलापों में आते हैं। परिवहन, संचार और अन्य सेवाएं जो हैं, ये सब तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत वर्गीकृत की गई हैं, जबकि अनुसंधान तथा विकास चतुर्थक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल है। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अल्प विकसित होती है, जिसमें सर्वाधिक व्यक्ति प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं, उसे ऐसी अर्थव्यवस्था में जिसमें अधिकांश व्यक्ति, ज़्यादा व्यक्ति प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं, वो अल्प विकसित होती है। जबकि विकसित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें अधिकांश कर्मी द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक क्रियाकलापों में शामिल होते हैं।